हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो यूपी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम अभी आने वाला है आगे, तो इस पर चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द ही आप लोग एग्जाम कराए जाएंगे। तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के सीरीज में आप लोग के लिए लेकर आ रही थी। 2021 में जो एग्जाम हुआ था आपका, उसी के क्वेश्चन पेपर आप लोग को मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जिससे कि ये देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें काफी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो और भी पीछे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उसके भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी एक अलग से चैनल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे बाकी भी वीडियोस हो जाएंगी आपकी। 40 क्वेश्चंस तक हो गए थे, अब उसके आगे हम 41 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें 41 क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित है? Which of the following function of management is concerned with means and ends? Organizing, controlling, planning, directing. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रबंधकीय कार्य, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट वर्क है, फंक्शन है, जो साधन और परिणाम यानी कि मीन्स और एंड्स दोनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो साधन भी है एक तरह से और साध्य भी है। साधन है कि उससे आप उस कार्य को कर सकते हैं, और वो कार्य बाकी कामों को करने में आपके एक साधन के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो हो जाएगा आपका प्लानिंग, नियोजन। नियोजन जो होता है हमें ये बताता है, जब भी हम बात मैनेजमेंट की करें तो नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूचर में भी जो कुछ करना है उसकी आज से ही प्लानिंग कर लेना। जैसे कि अभी आप लोग ये प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं क्वेश्चन, आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में जो आपका एग्जाम ये होगा, तो वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें ये पहले समझ लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप जो एग्जाम है उसे अच्छे से निकाल पाए। तो यही हो जाती है प्लानिंग, कि भविष्य में हमें जो करना है उसको आज ही हम पूरी तरह से अब उसका एक मैप तैयार कर लें, ये समझ लीजिए, वो आपका प्लान कहलाता है। तो प्लानिंग जो है वो एक ऐसा मैनेजमेंट का काम है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ मीन्स और एंड दोनों का काम करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति खाते में, एसेट अकाउंट, या फिर सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो पार्टनरशिप होती है उसमें जब कोई नया जो साझेदार है, न्यू पार्टनर है, वो एंटर करता है, तो वहां पर जो संपत्तियां एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उस बढ़ी हुई वैल्यू को कहाँ क्रेडिट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है इसी के लिए, कि जो एसेट्स होती है उनको दोबारा से रिवैल्यूएशन किया जाता है कि वो बढ़ गई हैं, कब हो गई हैं। तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो बढ़ी संपत्ति का मूल्य होगा, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर डिटेल में भी आप देख सकते हैं कि एक नए भागीदार या साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि संपत्ति अधिक जो होगी मूल्यवान है क्रेडिट हो जाएगी, और कम मूल्य होगा तो डेबिट, यानी कि संपत्ति का मूल्य अगर बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। जो लायबिलिटीज होती हैं, देनदारियां होंगी, उनको पुस्तकों में उनके सही मूल्यों पर लाया जाता है। फर्म की अपंजीकृत संपत्ति जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो देनदारियां हैं वो डेबिट हो जाएंगी। तब फर्म की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि ये प्रोसेस इस तरह से बताई हुई कि कैसे किया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है उसमें जो एसेट्स होती हैं, जो बढ़ गई है या वैल्यू घट गई है, उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। और यहाँ पर आगे बताया है कि नए साझेदार के प्रवेश की तिथि पर इस तरह के पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त लाभ और हानि को साझेदार के पूंजी खाते में उनके पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि अनुपात के अनुसार, ये भी क्वेश्चन अलग से बनेगा कि किस अनुपात में जो है उनको विभाजित किया जाता है जो साझेदार होते हैं उनमें। तो उन्हें जो लाभ हानि का उनका प्रॉफिट एंड लॉस का ओल्ड रेशियो होता है, उसके बेसिस पे एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया जाता है, निकाला जाता है, और एक उनका पहले से जो ऑलरेडी वो लोग आपस में बांट रहे होंगे जिस भी रेशियो पर प्रॉफिट एंड लॉस वो वाला रहता है, तो उसी रेशियो पर ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर है, ऑप्शन बी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। इससे एक दो क्वेश्चन आपके जो पार्टनरशिप है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट आपका कह लीजिए कि एक टॉपिक है, जिससे कि 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एलटी ग्रेड का हो, जीआईसी लेक्चरर वाला हो,
या फिर जो पीजीटी का इसका कॉमर्स एग्जाम है, दोनों में ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस सैद्धांतिक वितरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन प्राप्त विचलन का 2/3 होता है, अंडर विच theoretical distribution the quartile deviation is 2/3 of standard deviation? द्विपद वितरण, बिनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइसन में या फिर यादृच्छिक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो चतुर्थक विचलन होता है, जो क्यूडी होता है, वो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा हो जाता है, किस स्थान में, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सामान्य वितरण होता है उसमें। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करते हैं, इन व्हाट ऑर्डर टू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। यानी जो मैनेजमेंट होता है वो अपने जो काम करता है तो वो उसका क्रम क्या होता है, उसके फंक्शंस वो किस सीक्वेंस में करता है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में सीक्वेंस दे रखा है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो आपके जो है 4 ऑप्शन दे रखे, इसी में ही आगे पीछे करके दे रखा है। सबसे पहले जो काम होता है वो प्लानिंग का होता है, तो ये आपका बी और सी बाहर हो जाएगा। अब आएगा हमें देखना है मेन ए और बी, हाँ ए और डी देखना है। तो नियोजन इसमें भी है और यहाँ पर भी आपका दे रखा है। तो उसके बाद का काम ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना, ये भी सही हो जाएगा। फिर आ जाता है नियंत्रण, इसमें ए पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा। नियंत्रण, कंट्रोल जो वो सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले हम डायरेक्ट करेंगे। किसी को आप डायरेक्ट करेंगे तो उसके बाद भी जो वो काम करेगा, एक्ट करेगा, तो उसके बाद ही तो आप कंट्रोल करेंगे ना उसे, पहले कैसे कर लेंगे। यहाँ पर पहले हो जाएगा निर्देशन, फिर होगा नियंत्रण। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझिए चीजों को। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, आसान आते हैं। आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक उपनति समीकरण y = 30 + 3.6x को मासिक उपनति समीकरण में परिवर्तित कीजिए। ये वार्षिक है, आपको इसे मासिक में चेंज करना है। कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन y = 30 + 3.6x into मंथली ट्रेंड इक्वेशन। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको इसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मासिक में, वार्षिक से। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है एक जो वर्ष होता है उसमें 12 मंथ होते हैं। तो जब हम इसको जो है चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमें उसी से ही डिवाइड कर देना है। तो 30 को तो डायरेक्ट हम 12 से डिवाइड कर देंगे चेंज करने में, लेकिन जो हम बी का वो होगा उसे जो है 12 के जो स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, इससे करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर ये हमारा 30 जो है वो 30/12 हो जाएगा और 3.6 अपॉन क्या हो जाएगा, 144। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ ये आंसर निकल करके आएगा, क्योंकि किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक वर्ष में, 1 ईयर में, किसी भी देश में, कंट्री में जो भी प्रोडक्ट या फिर जो सर्विसेज होती हैं वो उत्पादित जो की जा रही, प्रोड्यूस की जा रही हैं, गुड्स और सर्विसेज, उनका जो टोटल वैल्यू होती है, कुल मूल्य होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी जीडीपी से आगे जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी भी निकलते हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, जीडीपी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार क्रय करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल बी परचेज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई अनुबंध नहीं किया गया है, उस स्थिति में अगर एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जो है उसकी फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार अगर क्रय कर रहे हैं तो वो किस तरह क्रय करेंगे, किस अनुपात में क्रय करेंगे। तो किस अनुपात में क्रय करेंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रय करेंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए अभी 2 क्वेश्चन हमने देखे इसी वीडियो में,
जो आपके पार्टनरशिप से आए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो भी जो मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड किए वहां पर भी थे क्वेश्चन, तो उन प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसे जरूर से जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं या उसके कॉन्सेप्ट से मिले जुले क्वेश्चन वैसे ही आते हैं एग्जाम में, तो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नए उत्पाद का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किया गया भारी प्रारंभिक व्यय वर्गीकृत किया जाता है। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय, डिमांड लायबिलिटी, माने गए दायित्वों के रूप में, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोई न्यू उत्पाद था, प्रोडक्ट था, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या किया गया, एडवर्टीजमेंट किया गया, उस पर काफी एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो हो जाएंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की तरह। तो अब वहां पर उसे किसमें आप वर्गीकृत करेंगे, तो वैसे तो ये आपके माने जो जाते हैं जिसको कई वर्षों तक चलते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जो कई वर्षों तक चलते हैं और प्रारंभिक व्यय बन जाते हैं उनको धीरे धीरे अपलिखित किया जाता है, रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। स्थगित आयगत व्यय ये हर साल हर वर्ष जो है इनको धीरे धीरे करके अपलिखित कर दिया जाता है। तो एक से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा कि क्या होते हैं, क्या किस तरह से सॉल्व किया जाता है जो स्थगित व्यय होते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को जिस रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज क्षैतिज संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वमुखी, अपवर्ड, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, विकर्णी, डायगोनल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और जिसमें कि अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच जो इंफॉर्मेशन है उसको फ्लो किया जा रहा है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग लेवल के वहां पर लोग काम कर रहे हैं और उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपस में साझा किया जा रहा है। तो किस तरह का कम्युनिकेशन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन जो होता है वो आप इस तरह समझ सकते हैं, ये अलग अलग विभाग हो गए कुछ इस तरह से। इसमें अलग अलग अब काम करने वाले लोग होंगे, अलग अलग स्तर पे होंगे, तो इस तरह से आपस में जो है कम्युनिकेशन उनके हो रहा है। इससे इनके पास सूचना जा रही, इससे यहाँ चली गई, ये सूचना इनके पास यहाँ से आ गई, ये यहाँ चली गई। तो अलग अलग तरह से आप देख रहे होंगे कि आपस में हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाता है, विकर्णी संप्रेषण कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो होता है वो एक स्तर के लोगों में कुछ इस तरह से एक लाइन पे चलता रहेगा, यानी कि एक ही स्तर के लोग हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, उनके बीच में। उधरगामी अपवर्ड नाम से क्लियर हो रहा है, ऊपर की ओर हो जाएगा कुछ ऐसे। जैसे कि जो अपवर्ड में क्या होता है, जैसे श्रमिक जो होते हैं, श्रमिकों से कोई सूचना ऊपर एक स्तर पर पहुंची, दूसरे स्तर पर प्रबंधकों तक पहुंच रही है, तो अपवर्ड में हो गया। इनफॉर्मल जो एक ही जगह पर लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं आपस में, जैसे कि जो है वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनके बीच में जो है बहुत सी बातें कम्युनिकेट होती हैं, तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप का होता है, तो कम्युनिकेशन पे अलग से मैं पढ़ा भी रही हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप उसकी लेक्चर्स की वीडियोस भी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष से अभिप्राय होता है। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, लेखांकन वर्ष से, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर वर्ष, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस वर्ष में कर निर्धारण, एक होता है वो वर्ष आपका जिसमें कि इनकम आप कमाते हैं, आपने अर्न की होती है, और एक वो वर्ष होता है जिसमें कि उस अर्न की हुई इनकम पर आप टैक्स देते हैं। यानी जिस वर्ष आप इनकम कमा रहे हैं आप उसी वर्ष टैक्स उस इनकम पर नहीं देते, अगले साल देते हैं, जो आने वाला होगा उस साल में देते हैं। तो जिस वर्ष में आप दे रहे हैं वो कर निर्धारण वर्ष हो जाता है, और जिस वर्ष में आपने अर्न करी वो वर्ष हो जाता है गत वर्ष। जैसे कि अगर आपने 2020 में इनकम को अर्न किया है और तो आप उस पर टैक्स जो देंगे वो 2021 में देंगे, ठीक है। तो ये 2020 जो है वो हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, और 2021 हो जाएगा जो 2021 में आप टैक्स चुका रहे हैं वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर लेखांकन वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ये तीनों ही नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा।
कि कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व का जो वित्तीय वर्ष, जो कर निर्धारण वर्ष है हमारा असेसमेंट है उससे ठीक पूर्व का जो वित्तीय वर्ष होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। और ये कब से कब तक चलता है, वैसे आप लोग को पता ही होगा, जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन जो यहाँ पर वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कब होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है 2020 की, इसमें 2 वर्ष आपके आ जाएंगे। अगर हम इसको जो टोटल देखें तो ये आपका आ जाएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक आएगा। 1 अप्रैल 2020 से आगे आपका जो जाएगा वो हो जाएगा 31 मार्च 2021 और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से आगे जब आपका वर्ष जो होगा वो समाप्त हो जाएगा वहां तक जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्ती वितरण का समांतर माध्य 5 है, यदि प्रत्येक आवर्ती को 5 गुना कर दिया जाए तो अब समांतर माध्य कितना होगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 इफ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाई 5 द अरिथमेटिक मीन विल बी 5, 25, 10, 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चंस आप सब लोग लगाइएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा कि कितना आया है। एक कई एग्जाम्स में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी, लेकिन पहले आप सब लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार होता है। द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज प्राप्त किराया, रेंट रिसीव, वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू, मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट, नगरपालिका मूल्य, म्युनिसिपल वैल्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होती है वहां पर जो किराया होता है कर का आधार वो क्या माना जाता है, किस तरह का किराया माना जाता है, तो एनुअल वैल्यू जो होती है उसे माना जाता है। सबसे पहले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, GAV जिसे कहा जाता है, उसको निकाला जाता है। उसके बाद उस GAV में से क्या होता है लेस कर देते हैं, क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दिया जाता है। उसके बाद निकल करके आ जाती है आपकी एनुअल वैल्यू। उस एनुअल वैल्यू के बेसिस पर ही टैक्स लगाया जाता है, उस एनुअल वैल्यू के बेसिस पर ही टैक्स लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है एनुअल वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, अस्तित्व एवं कब्जे के संबंध में जांच कहलाती है। An inquiry regarding the value, ownership, title, existence and possession of an asset is called वाउचिंग, प्रमाणन, मूल्यांकन, वैल्यूएशन, सत्यापन, वेरिफिकेशन, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संपत्ति का मूल्य है, स्वामित्व, स्वत्व और अस्तित्व एवं कब्जे के संबंध में जो जांच कहलाती है, यानी कि ये देखना कि जो कोई एसेट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, टाइटल किसके पास है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, पोजेशन किसके पास है, तो वो क्या कहलाता है, या वो जब देखा जा रहा है तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, तो वो सत्यापन, वेरिफिकेशन में आती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ऑडिटिंग का कार्य होता है तो वहां पर जो उसकी एसेट्स होती हैं उसमें देखा जाता है कि एक्चुअल में वो एसेट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू जो होगी वो उसका वैल्यूएशन में आ जाएगी। उसके बाद ये देखना है कि वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, या फिर ये देखना है कि जिसके नाम पर दिखा रहा है कंपनी में तो एक्चुअल में कंपनी की है भी वो एसेट की नहीं है, सिर्फ पोजीशन उसके पास है या उसके पास उसकी ओनरशिप भी है। ये सारी चीजें देखने का काम जो होता है वो सत्यापन कहलाता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठेका खाते में चालू कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ प्रमाणित कार्य की लागत, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अप्रमाणित कार्य की लागत, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, प्रमाणित एवं अप्रमाणित कार्य की लागत, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य पर प्राप्त रोकड़ एवं प्रमाणित कार्य की लागत, कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है तो वहां पर जो वर्क इन प्रोग्रेस की बात की जाती है तो उसमें क्या शामिल किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में, तो उसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो वहां पर कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को ही शामिल किया जाता है। एक से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ ठेके ऐसे होते हैं जो आपके उसी वित्तीय वर्ष में कंप्लीट नहीं होते, उनको आगे लेकर के जाया जाता है, तो वहां पर दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसकी लागत को निकाला जाता है, डिपेंड करता है कि कितना ठेका कंप्लीट हुआ है कितना नहीं हुआ, उसी के अकॉर्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अलग की जाती है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ उसको अलग किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता वह है। सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय चल माध्य रीति, मूविंग एवरेज मेथड, अर्ध माध्य रीति, सेमी एवरेज,
भारत माध्य रीति, वेटेड एवरेज, स्वतंत्र हस्तवक्र रीति, फ्री हैंड कर्व मेथड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति जो होती है, सेकुलर ट्रेंड होता है, वो कैसे मेजर नहीं किया जा सकता है, किस माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो आपका मूविंग एवरेज से भी होता है, सेमी एवरेज से भी और फ्री हैंड कर्व से भी। वो भारत माध्य रीति से नहीं किया जाता। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोनेंटेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, कीथ डेविस, एल.डब्ल्यू. उलवरिक या फिर पीटर ड्रकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जेड सिद्धांत था अभिप्रेरणा का, वो किसने प्रतिपादित किया था? तो जेड सिद्धांत किसने किया था? तो ये एल.एफ. उलवरिक के द्वारा किया गया था। अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन रहती है एक्स और वाई को लेकर। तो एक्स एंड वाई सिद्धांत जो थे वो मैकग्रेगर ने दिए थे। उसके बाद जो सिद्धांत आया था तो उसमें जो जेड सिद्धांत था रंगनेकर, विलियम जी ऑची और ये जो फॉनर उर्वरिक थे, इन तीनों के द्वारा दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन में आपके विलियम ऑची भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पर उर्वरिक भी पूछे जा सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोई दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं दे रखे होंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर दोनों होंगे तो बोथ ऑफ का ऑप्शन जरूर होगा, तो इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का अवलोकन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता कहलाती है। An arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to record every aspect of a transaction is called आंतरिक प्रशासन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, आंतरिक रोकथाम, इंटरनल चेक, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक प्रबंधन, इंटरनल मैनेजमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्मचारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ड्यूटीज जो होती हैं, उसकी एक ऐसा प्रबंध किया जाए जिसमें कि कोई जो लेन देन होगा उसके जितने भी पहलू होते हैं उसका रिकॉर्डिंग किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा, तो क्या कहलाती है? उसे इंटरनल चेक कहा जाता है। यानी कि जो भी लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक पहलू को लिखेगा, दूसरा व्यक्ति आकर उसका दूसरा पहलू लिखे, तो एक के द्वारा जो काम किया जाएगा वो दूसरे द्वारा ऑटोमेटिक ही चेक कर लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा? किसी तरह का कोई फ्रॉड या फिर कपट या जो गबन है वो होने की संभावना कम रहेगी, साथ साथ एरर भी नहीं होंगी क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसे जांच लेगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे त्रुटियां नहीं होंगी, इरेगुलरिटी जो होती है, अनियमितताएं जो होती है वो भी दूर हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर लो, इस मान्यता का आधार है। The assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on रूढ़िवादिता की परिपाटी, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, एकरूपता की परिपाटी, कंसिस्टेंसी, सारता की परिपाटी, मटेरियलिटी, फुल प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा है कि लाभ कितने होने हैं उसको अभी से एक्सपेक्ट मत करो, उसकी पहले से हम जो आइडिया ना लगाएं कि कितने प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन क्या हमारे लॉसेस हो सकते हैं, क्या हमारी हानियां हो सकती है, उसके लिए हम पहले से व्यवस्था कर लें। क्योंकि लाभ तो जो होना है वो होना ही है, लेकिन अगर हानि हो गई और हानि आपके लिए आप पहले से तैयार नहीं हुए, प्रिपेयर नहीं हुए, तो वहां पर आपके बिजनेस को काफी लॉस हो जाएगा और आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से ही हम अपनी हानियों का आइडिया लगा लें कि कितनी हानियां होंगी और कैसे हमें उसे पूरा करना है। तो ये कौन सी विचारधारा है? क्योंकि आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, जो सिद्धांत होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे सिद्धांत। तो उन सिद्धांतों को समझने के बाद ही आप जान पाएंगे ये कौन सा सिद्धांत है। तो ये हो जाती है रूढ़िवादिता की परिपाटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपसे पूछा है क्या इसमें से गलत है। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है कि वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट इज 21। करेक्ट है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि में रसायनों का प्रयोग है। द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एक चीज जो उन्होंने कही है कि मोस्ट डोमिनेटिंग, तो यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण या महत्वपूर्ण कारण नहीं है कि हम कृषि में रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन और भी पॉइंट हम देख लेते हैं। सी में कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है कि 1986 में जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो पास हुआ था। फिर आ जाता है हरित ईंधन योजना का उद्देश्य शीशा रहित पेट्रोल द्वारा वायु प्रदूषण को कम करना है। ग्रीन फ्यूल स्कीम एम्स एट रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय
लेस पेट्रोल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वही रह जाता है हमारा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि करेक्ट का मतलब ये कहने का है कि ये वाले पॉइंट ही आपका गलत है कि सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये नहीं है जो हमारा जिससे कि एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस आगे क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा देते हैं कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपको सही लग रहा है, बाकी भी आपको सही लग रहा है, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आप क्लियर कट कंफर्म है कि हाँ ये गलत, आपका जो है पॉइंट सही ही कह रहा है, जैसे कि 1986 में हुआ था। बाकी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं डीओबी में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 61 क्वेश्चन लगाएंगे। मैं आप लोग को धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ कि आपके पास अभी टाइम है, लेकिन तैयारी को मत छोड़िए। आप अगर नहीं पढ़ रहे तो ये समझ लीजिए कि बहुत से बच्चे आप ही की जगह पर तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वही एग्जाम में अच्छा अपना दे पाते हैं परफॉर्मेंस। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रही हूँ, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह आपकी वीडियोस आती रहेंगी। अब ये 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इससे भी प्रीवियस में जो हुए हैं वो भी पेपर मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।